हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल ज्योग्राफी विद उषा मैम। जो आज का अपना टॉपिक है वो है नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। जो नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं, ये जो BA फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं इनके लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही है, क्योंकि एग्ज़ाम में आता रहता है, बहुत बार आया है, तो वो अच्छे से कर लें। साथ के साथ ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनके लिए भी है जो आपके यहाँ में इंट्रेंस टेस्ट है, PhD है, नेट में कर रहे हैं, कॉलेज लेक्चरर के लिए तैयारी कर रहे हैं, PhD के लिए कर रहे हैं, तो उनमें से जो नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं इनमें से एक दो या तीन क्वेश्चन तो आते ही रहते हैं। नेट में तो 2-3 क्वेश्चन पुटअप हो ही जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं नदी के किसी भी, चाहे नदी की आपकी तीन अवस्थाएँ होती हैं, जो आपकी युवावस्था है, प्रौढ़ावस्था है और युवावस्था है, वृद्धावस्था है। तो इनमें से बहुत सारी स्थलाकृतियों के नाम दे देंगे कि स्थलाकृति कौन सी अवस्था की है या इसका निर्माण कैसे हुआ है, अपर्दनात्मक है, निक्षेपात्मक है, किस प्रकार की स्थलाकृति है। तो अभी अपन आगे चलेंगे तो उसमें आपको थोड़ा सा बताते भी चलेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। ये है नदी के कार्य में निर्मित जो स्थलाकृतियाँ हैं इसकी। तो सबसे पहले तो नदी क्या होती है, इसका जन्म, इसकी यात्रा, जैसे जहाँ से उत्पन्न होती है, जैसे ग्लेशियर से, ऊपर से पहाड़ों से ये जन्म लेती है, जहाँ से आपके जो हिमनद हैं वो पिघलते हैं और वहाँ से आपकी नदी का आरंभ होता है। जो पूरा ये यात्रा का मतलब है आपके पहाड़ों से होते हुए, मैदानों से होते हुए ये कहाँ पे अंत होता है इसका, समुद्री भाग में। ज़्यादातर जो आपकी जो बड़ी नदियाँ होती हैं उनका मुहाना कहाँ होता है, कोई बड़ी झील होती है या फिर समुद्र होता है, उनमें इनका अंत होता है। तो नदी का अर्थ, जन्म और यात्रा देख लेते हैं। सब देखो, बहते हुए जल का जो गुरुत्वाकर्षण के कारण सभी को पता है, कोई भी चीज़ ऊपर से जब बहती है तो वो नीचे ही आती है गुरुत्वाकर्षण के कारण। ऊंचाई से नीचे ढालों की ओर एक निश्चित मार्ग में जल मार्ग के रूप में बहना क्या कहलाता है, नदी कहलाता है। तो नदी के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक तो जल चाहिए, दूसरा ढाल भी चाहिए। अगर ढाल नहीं होगी तो वो बहेगी कैसे। तो जल और भूमि का ढाल मिलकर क्या करते हैं, नदियों को जन्म देते हैं। और जल चाहे वर्षा से प्राप्त हुआ हो या बर्फ पिघलने से, आरंभ से यह चादर के रूप में बहना शुरू करता है, जिससे वाही जल कहा जाता है। और यह जल धीरे धीरे ढाल पर अवनलिकाओं की रचना करता है। तो अवनलिकाएं क्या होती हैं, जब ऊपर से पहाड़ों से तेज वेग से जब आपका जल नीचे गिरता है या बहता है तो वो क्या करता है, कोई भी चीज़ लॉन्ग टर्म तक चलती रहती है। ऐसे ही तो कितनी भी कठोर चट्टान हो वो भी कट ही जाती है। तो कटाव करके क्या कर देते हैं, ये अलग अलग अवनलिकाएं बना लेती हैं, अलग अलग धाराएं बना लेती हैं, जिनको स्ट्रीम बोलते हैं। जैसे कई धाराओं से मिलके क्या बनती हैं, स्ट्रीम बनती हैं, सरिताएं बनती हैं। और सरिताओं, अनेक प्रकार की जो सरिताएं होती हैं उनसे क्या, उनके मिलने से किसका जन्म होता है, नदी का जन्म होता है। तो नदी के जन्म स्थान को उसका क्या बोलते हैं, उद्गम स्रोत बोलते हैं, सोर्स ऑफ रिवर कहा जाता है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी खाड़ी, झील या समुद्र में गिरती है उसे हम क्या बोलते हैं, नदमुख या मुहाना, माउथ ऑफ द रिवर कहा जाता है। समझ गए ना। जो आपका उद्गम स्रोत का मतलब होता है जहाँ से नदी बहती है। जैसे ग्लेशियर पिघलते हैं और पहाड़ों से नीचे आती है, तो वो कहाँ ग्लेशियर पिघलते हैं और वहाँ से स्टार्ट करती है नदी, उसको उद्गम स्थान बोलते हैं। और जहाँ मुहाना बनाती है वहाँ ये अंत होता है नदी का, यानी नदमुख या उसको मुहाना बोलते हैं। तो जिस प्रकार वी आकार के मार्ग में नदी की धारा गुजरती है, अभी देखेंगे वी आकार की कैसे होगी, तो उसको क्या बोलते हैं हम, नदी घाटी, यानी घाटियों से जो नदियाँ बहती हैं उनको हम क्या बोलेंगे, रिवर वैली। वह संपूर्ण क्षेत्र जिस पर पृष्ठीय जल से निकास मार्ग एक ही दिशा में बहता है, यानी एक ही दिशा में जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अपवा बेसिन कहलाता है। और यह नदी का क्या होता है, क्रम क्षेत्र होता है। दो अपवा बेसिनों के बीच, यानी जब नदी बहती है, धाराओं में बहती है, आपने सपोज करना है एक नदी बह रही है, वो धाराओं में बह रही है, जैसे अपनी गंगा नदी है, तो उसमें जो नदी बह रही है उसमें ऊपर उठा हुआ भाग होगा, उन दो भागों में, दो में, चार में, किसी में भी विभक्त कर देगा। उसका ऊपर उठा हुआ भाग है वो क्या कर देगा, नदी को दो भागों में विभाजित कर देता है, ऊपर उठा हुआ भाग, जिसको हम क्या बोलते हैं, जल विभाजक। नाम भी ऐसा ही है।
वाटरशेड बोलते हैं जिसको, यानी दो अफवाह बेसिनों के बीच जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जल विभाजक। यहाँ पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो सोल्व आउट हुए होंगे, बहुत सारे नाम हैं जो अपन उनकी परिभाषा लेते हुए चल रहे हैं। अब बात आती है अपवाह क्षेत्र क्या होता है। वह समस्त क्षेत्र जहाँ से एक बड़ी नदी जल ग्रहण करती है उसको हम क्या बोलते हैं, अपवाह क्षेत्र कहलाता है, जहाँ से नदी बहती हुई चलती है। इसके बाद में आ जाओ कि अपर्दनात्मक स्थलाकृतियाँ क्या हैं, इसकी निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ क्या हैं। तो सबसे पहले कटाव होता है इनमें। तो सबसे पहले अपर्दन की जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं तो इसके 3 मैंने अवस्थाएं बताई थी, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। तो सबसे पहले युवावस्था का मतलब है जहाँ से नदी बहती है वहाँ से स्टार्ट होती हैं इनकी स्थलाकृतियाँ। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि वी आकार की स्थलाकृति क्या होती है। वी आकार की स्थलाकृति एक बार देख लेते हैं। देखो ये वी आकार की स्थलाकृति, कोई भी नदी है, कोई भी नदी बहेगी, जल ऊपर से नीचे आएगा तो ऊपर से नीचे आएगा तो लॉन्ग टर्म तक जब ऊपर से नीचे आता रहेगा तो ये देखो ये नीचे क्या करेगी, इसकी तली का कटाव करती हुई नीचे की तरफ इसको और भी गहरा करती हुई चलेगी। इसको और भी गहरा करती हुई चलेगी तो इसको हम क्या बोलते हैं, घाटी गर्तन। क्या बोलते हैं, घाटी गर्तन। और ये संकरी होती है यानी भीड़ी होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, वी आकार की घाटी। दूर से ऐसे दिखाई देता है जैसे वी आकार की घाटी है। और ये इसके जो ढाल होते हैं वो देखो उत्तल ढाल भी होते हैं। उत्तल ढाल कैसे होते हैं, ऊपर से देखो मैंने बताया था कि ये कोई पहाड़ी एरिया है, ऐसे ऊपर की तरफ होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, उत्तल ढाल। और तीव्र ढाल कैसा होता है, ये भी आपका तीव्र ढाल है। ये आपका जैसे कोई ढाल है तो ये मंद ढाल कैसा होता है, ये आपका मंद ढाल होता है। ये मंद ढाल, ये यहाँ पे तीव्र ढाल है और ये क्या है, आपका मंद ढाल है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो ये आपके देखो तीव्र ढाल हैं, ये उत्तल ढाल हैं। इसमें घाटी गर्तन समझ गए ना, जब घाटी को नदी क्या करती है, नीचे इस तल के ऊपर गिरती रहती है तो इस तल को क्या है, नीचे गहरा करती चली जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, घाटी गर्तन। ये घाटी कैसी होती है, संकरी होती है। अब एक और नाम आता है कि गार्ज और कैनियन। ये 3 स्थलाकृतियों के नाम है। एक वी आकार की घाटी अपन अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में, एक होता है आपका गार्ज, एक होता है कैनियन। तीनों की तीनों देखो आप देशी लैंग्वेज में आप ये चीज़ें आप समझा सकते हो अपनी देशी भाषा में कि भाई वी आकार की घाटी क्या होती है, नीचे संकरी होती है और ये घाटी गर्दन होता है यानी नीचे की तरफ कटाव करती है। जब ये आपकी जो वी आकार की घाटी है ये पार्श्व में, यानी ये इसके पार्श्व किनारे होते हैं, पार्श्व किनारों पे भी अपर्दन होता है यानी कटाव होता है। न सीधी सी बात है, जब बह के जल जाएगा तो वो कटाव तो करेगा, लॉन्ग टर्म तक चलता रहेगा तो वो कटाव होता रहता है। और ये यहाँ पे कटाव हो जाता है, देखो ये वी आकार की घाटी में कम है और ये ज़्यादा है। तो जो यहाँ ऊपर की तरफ कटाव होगा, नीचे इतना कटाव नहीं होगा, ऊपर कटाव होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, गॉर्ज बोलते हैं। और गार्ज का ही बड़ा रूप क्या होता है, कैनियन। ये देखो जो चित्र 3 है इसमें और ज़्यादा कटाव हो जाता है इसका। तो इस ज़्यादा कटाव को, इस प्रकार की जो स्थलाकृति बन जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, कैनियन बोलते हैं। तो एक बारी अपन देख लेते हैं जैसे वी आकार की घाटी कब बनती है। क्वेश्चन आ जाता है कि वी आकार की घाटी सभी को पता है कि प्रथम अवस्था में, युवा अवस्था में बनती है, यानी तरुणावस्था भी बोलते हैं इनको, युवावस्था को। इसके परिचायक है ऊर्ध्वाधर। किस प्रकार बनती है, नदी के ऊर्ध्वाधर कटाव से। खड़ा देखो, खड़ा आता है ऊपर से, ढाल खड़ा होता है, ये ऊर्ध्वाधर कटाव होता है। अभी देखो घाटी गर्दन मैंने बताया था, यानी ऊर्ध्वाधर कटाव से बनता है। इसके ढाल कैसे होते हैं, उत्तल पार्श्व ढाल होते हैं, तीव्र खड़े ढाल होते हैं। घाटी कैसी होती है, तंग संकर यानी भीड़ी होती है। घाटी गर्दन की इसमें क्रिया होती है, अभी बताया था आपको घाटी गर्दन क्या होता है। गार्ज कैनियन ये भी तरुणावस्था में बनती हैं ये स्थलाकृतियाँ भी। तो ये देखो तरुणावस्था की परिचायक है, नदी के उद्गम क्षेत्र पर बनती है, यानी उद्गम स्थान होता है जहाँ पे नदी का, वहाँ से स्टार्ट करते हैं वहाँ ये स्थलाकृति बनती है। तो गार्ज क्या होता है, देखो गहरी संकरी घाटी, पार्श्व ढाल, तीव्र कठोर चट्टानों से निर्मित होता है। और कैनियन क्या होता है, गार्ज का ही बड़े रूप को हम क्या बोलते हैं, कैनियन बोलते हैं। जैसे नदी की तली की अपेक्षा ऊपरी भाग में अधिक चौड़ा होता है, ये देख भी रहे हो आप चित्र के अकॉर्डिंग। जो ऊपरी भाग है वो चौड़ा है, नीचे का भाग भेड़ा है। तो इसका निर्माण अवसादी चट्टानों में क्षैतिज संतरण पाए जाने के कारण होता है। इसका एक उदाहरण भी है, ये उदाहरण भी कई बार आ जाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नेट में या फिर कॉलेज लेक्चरर में या PhD में। तो ग्रैंड कैनियन सबसे बड़ा कौन सा है, तो ये कोलोराडो नदी पे है, USA में है, विश्व का सबसे बड़ा कैनियन है ये। इसकी गहराई लंबाई ये नीचे दे रखी है कि 300 गहरा है, 1 मील, और चौड़ाई है इसकी 4 से
12 मील। ये 3 स्थलाकृति देखी हैं अपन ने अपर्दन के कारण। अपर्दन का मतलब होता है कटाव के कारण बनने वाली। ये तीनों की तीनों कहाँ है? युवा अवस्था में बन रही है। चौथा है जलप्रपात। ये सारी की सारी चीज़ें आप डेली रूटीन में करोगे, अपनी लाइफ में लेके चलोगे तो ज़्यादा इजी रहेंगी। अभी जलप्रपात का नाम आ गया तो जलप्रपात आप लोगों ने देखा हुआ है, जब पहाड़ी एरिया से आपके ऊंचाई से जो खड़ा ढाल होता है वहाँ से जल नीचे गिरता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? जलप्रपात बोलते हैं। जलप्रपात के अलग अलग नाम हैं। इसकी निर्माण की जो प्रक्रिया है, देखो युवा अवस्था की प्रक्रिया, कई बार आ जाए कि जलप्रपात, जैसे क्वेश्चन आ जाए जलप्रपात है वो युवा अवस्था, वृद्धावस्था या प्रौढ़ावस्था में कौन सी सलाह करती है? तो कौन सी सलाह करती है? युवा अवस्था की सलाह करती है। कैसे बनती है? जब किसी स्थान पर नदियों का जल ऊंचाई से खड़े ढाल के सहारे नीचे की ओर गिरता है तो उस जल को हम क्या बोलते हैं? उसको हम जलप्रपात बोलते हैं। इसके निर्माण की कैसी प्रक्रिया है? जब नदी मार्ग में संरचना और उच्चावच में विभेद या कठोर या मुलायम चट्टानों के असमान अपर्दन के कारण जल ऊंचाई से नीचे की ओर खड़े ढाल के सहारे गिरता है तो इसका निर्माण होता है। तो इसके जलप्रपात के अलग अलग प्रकार भी हैं। कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाते हैं जलप्रपात के प्रकार हैं या फिर कोई एक, जैसे आपके आ जाएगी नियाग्रा है, नियाग नहीं है, नियाग्रा जलप्रपात है। तो छत्रक शैल जलप्रपात का कोई उदाहरण बताएं, ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए तो छत्रक शैल जलप्रपात का आपका नियाग्रा जलप्रपात है, धुआंधार है आपका। ऐसे ही दूसरा है आपका प्रकार पठारी जलप्रपात। पठारी जलप्रपात के ये मैंने आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। और इसके बाद में भ्रंश तल जलप्रपात है, ये भी कुछ इसके एग्जाम्पल हैं। ये एग्जाम्पल आप लोगों ने ज़रूर देखने हैं, कई बारी नेट में और पीएचडी में इस प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं कॉलेज लेक्चरर में कि ये कौन से इसके उदाहरण दीजिए। तो मैंने ये उदाहरण आपको डाल रखे हैं, ये अलग से आपका मैटर बना रखा है मैंने, इम्पोर्टेंट, इसलिए मैंने इसमें डाला था। दूसरा है आपका निक पॉइंट जलप्रपात। ये भी आपका जैसे कुंडोरू जलप्रपात है, स्वर्णरेखा नदी के ऊपर है, रांची के पठार पे है। ये इनके एग्जाम्पल हैं, कई बार आते रहते हैं, इसलिए मैंने ये प्रकार इसके डाल दिए। इसके बाद में आता है तीसरा श्रीपिकाएँ या उछल्लिकाएँ। ये आप लोगों ने ज़रूर देखा है, कहीं पर भी देखा हो आप लोगों ने देखा होगा, ज़रूरी नहीं कि आप पहाड़ी एरिया पे ही देखो। जब आप कोई ढाल है, जब तेज़ गति से कोई आपने इमेजिन करना है, कोई आपका पहाड़ी ढाल ज़रूरी नहीं है, कोई भी ढाल हो, आपका चिकनी मिट्टी का है या बालू मिट्टी का कोई भी ढलानी एरिया है, या आपके गांव में या खेत में या फिर सिटी में आपने कहीं देखा होगा, ऊंचाई से कोई जब बहाव से तेज़ गति से नीचे आपका जल आता है तो उसमें क्या हो जाता है? जल उछल उछल के जलता है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? उछल्लिकाएँ। थोड़े से होल होते हैं, छोटे छोटे गर्त हो जाते हैं, यानी थोड़े छोटे गड्ढे हो जाते हैं, तो एकदम तेज़ गति से आता है तो उसमें पानी भरता है और भर के उछल के क्या हो जाता है? नीचे चला जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उछल्लिकाएँ। ये भी कहाँ कब की है? युवा अवस्था की आपकी स्थलाकृति है। ये देखो एक बार पढ़ लेते हैं। जलप्रपात के ऊपर व नीचे दोनों ये जलप्रपात होता है, उसके ऊपरी भाग में भी बनती हैं और नीचे वाले भाग में भी बनती हैं, जैसे आपके ये बता रखा है। देखो ये आपका जलप्रपात है, ये जब देखो ये उछल उछल के जब चलता है इसको हम क्या बोलते हैं? उछल्लिकाएँ। जो पानी उछल उछल के चलता है, छोटे छोटे गड्ढे होते हैं उसमें से उछल उछल के चलेगा, तो उछलते हुए पानी को हम क्या बोलेंगे? उछल्लिकाएँ बोलते हैं। तो ये आपका आ गया जलप्रपात। जलप्रपात के ऊपर भी बने हुए हैं और नीचे भी बने हुए हैं। उसके बाद में है अवनमन कुंड। आपको इमेजिन करना है, देखा हुआ है आपने, टीवी में तो देखा होगा कि जलप्रपात है, जब जलप्रपात का ऊपर खड़े ढाल से नीचे सीधा तली में पानी गिरता है तो ऐसे ही गिरता रहता है, तो क्या वो तली होती है वो क्या होती है? गहरी होती चली जाती है और वहाँ से कटाव हो जाता है। जैसे ये आपका जलप्रपात है और जलप्रपात में देखो ये कटाव हो के ये क्या हो गया? नीचे गड्ढा बन गया, इसको हम क्या बोलेंगे? अवनमन कुंड। यानी ये कहाँ निर्माण होता है इसका? जलप्रपात की तली में इसका निर्माण होता है। एक शब्द और आया है आपका जलगर्तिका। ये भी आपकी क्या है? स्थलाकृति है। जलगर्तिका कब बनता है? ये जैसे आप इमेजिन करो पहाड़ों के ऊपर कोई होल बन जाते हैं, गड्ढे बन जाते हैं, गड्ढों में पानी भर जाता है और भर के ऊपर से उछल के नीचे आता है, तो उसको हम, यानी देखो नाम से ही स्पष्ट होता है गर्तिका, यानी जल गर्तिका, जो गड्ढे में जल भर के नीचे आता है। देखो नदी के उद्गम क्षेत्र पे
नदी के उद्गम क्षेत्र पे मिलती है और इसका निर्माण निम्नवर्ती कटाव द्वारा युवावस्था में होता है। निम्नवर्ती कटाव मैंने बताया था, जैसे वो घाटी गर्दन का होता है, निम्नवर्ती नीचे की तरफ जो कटाव होता है उसको हम क्या बोलते हैं, निम्नवर्ती कटाव। और पार्श्ववर्ती कटाव कैसा होता है, जो किनारों को काटती हुई होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पार्श्ववर्ती कटाव। तो नदी के तली में जलवे भर के साथ पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े तेजी से चक्कर लगाते हुए छोटे छोटे गर्तों का निर्माण करते हैं, और जिनको हम क्या बोलते हैं, जल गर्तिका। यानी वो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जल गर्तिका। आगे आता है आपकी जो स्थलाकृति का नाम, ये है संरचनात्मक सोपान। संरचनात्मक सोपान। अभी यहाँ देखो आप, जो दूसरा आपका चित्र है, आप देखो कि ऊपर से नदी आ रही है, और नदी आके जब क्या कर रही है, ये नदी के जो क्षैतिज दिशा है, ये क्षैतिज दिशा में सारी जो ईंट टाइप में लगा रखे हैं, ये क्या हैं, आपकी चट्टानें हैं। तो कोमल चट्टान होती है वो कट जाती है और कठोर चट्टान रह जाती है। कोमल चट्टान कट जाती है तो ऐसे कट जाती है और होती है, तो ये देखो, ये दिखाई नहीं देगा यहाँ पे आपको, ये नीचे ये ऐसे जो कठोर चट्टान होती है वो कट जाएगी, कठोर चट्टान होती है वो रह जाएगी, कोमल चट्टान कट जाती है। तो उसकी संरचना किस प्रकार से दिखाई देती है, सीढ़ियों की तरह। जैसे अपनी सीढ़ियाँ होती है ना, ऐसे देखो ये सीढ़ी तरह, इसको हम क्या बोलेंगे, सीढ़ी नुमा संरचना या सोपानी संरचना। इसके बाद में नदी वेदिकाएँ। नदी वेदिकाएँ देखो क्या, इसी प्रकार इसी को हम नदी वेदिकाएँ कहते हैं। नदी वेदिकाएँ देखो बहुचक्रीय भूदर्शा होता है। नवोन्मेष क्या होता है, एक नया शब्द आया है, नवोन्मेष। नवोन्मेष क्या है, देखो आधार तल में गहनात्मक परिवर्तन यह प्रौढ़ अवस्था की सलाह करती है, यानी प्रौढ़ अवस्था की सलाह करती है। ये नदी के उद्गम क्षेत्र में बनती है। नदी के दोनों ओर सीढ़ी नुमा भाग या संरचना है। जैसे आपने सोपानी भ्रंश देखा था, जो सोपानी अपन ने पीछे देखा था, कि वो ही सेम वैसी ही सलाह करती है। उसका बनने का तरीका अलग है और इसका बनने का तरीका अलग। इसकी परिभाषा देखो कैसे बनता है, जब नदी के मार्ग में कठोर या मुलायम चट्टान क्षैतिज अवस्था में हों, तब नदी ऊर्ध्वाधर कटाव द्वारा उसको गहरा और पार्श्विक अपर्दन द्वारा चौड़ा करती है। कठोर और मुलायम चट्टानों पर यह क्रिया बारी बारी से होती रहती है, जिस कारण दोनों ओर कैसी संरचना हो जाती है, सीढ़ी नुमा संरचना का निर्माण होता है। तो नदी वेदिकाएँ ये देखो नवोन्मेष या पुनर्यौवन का परिणाम है। ये पुनर्यौवन क्या होता है, जब नदियाँ क्या करती हैं, जो ऊपर से तेज बहाव से आती हैं, मैदानों में आती हैं, जब इनका फिर बहाव रुक जाता है, इनको ढाल नहीं मिल पाता नीचे उतरने के लिए या चलने के लिए कोई ढाल होना ज़रूरी है, तो नदियाँ क्या करती हैं, वहाँ पे यानी जो मिट्टी होती है, उन जो धरातल होता है वहाँ पे क्या करना शुरू कर देती है नदियाँ, ऋणात्मक परिवर्तन। यानी वो आधार तल होता है नदी का, यानी जो भी आपका धरातल होता है उस धरातल को नीचे से काटना शुरू कर देती है नदी, जिसको हम क्या बोलते हैं, आधार तल में ऋणात्मक परिवर्तन बोलते हैं। यानी तली को निम्नवर्ती अपर्दन करती रहती है, यानी जो तली है, जो धरातल है, उसको धीरे धीरे नीचे से काटना शुरू कर देती है। और ऐसे काटते काटते आप इसको सपोज कर सकते हो कि आपका कोई पहाड़ी एरिया है, या फिर आप राजस्थान में चले जाओ, जैसे आपके जो बालू मिट्टी के टिब्बे होते हैं, या फिर ऊंचा नीचा धरातल होता, कोई भी ज़रूरी नहीं है कि आपके जो पहाड़ी इलाका वहीं पे ढाल हो, ढाल तो कहीं पे भी बन सकता है ना। तो उस ढाल के सारे वो क्या करेगी, जो धरातल होता है उसको नीचे की तरफ काटती हुई चली जाएगी, और काटते काटते एक टाइम ऐसा आ जाता है कि वो दोबारा से युवा अवस्था में आ जाती है। युवा अवस्था का मतलब होता है तेज़ गति से बहाव होता है, और वो ऊपर से जहाँ नदी कम क्या होता है, उद्गम स्रोत होता है, वहाँ से तेज़ गति से चलती हैं, और वो प्रक्रिया होती है ना सारी की सारी अपर्दन की, वो सारी क्रियाएं होती हैं। प्रौढ़ अवस्था में क्या हो जाती है नदी, नाम से ही पता चलता है कि वर्धावस्था, यानी नदी वर्ध हो जाती है। जैसे अपनी अवस्थाएं आती है ना, युवा अवस्था, फिर अपनी प्रौढ़ अवस्था होती है, फिर वृद्धावस्था होती है। जैसे अपने दादा दादी हैं, मम्मी पापा हैं, वो प्रौढ़ अवस्था में हैं, आप हो युवा अवस्था में हो, ऐसे ही नदी की भी अवस्थाएं होती हैं। तो आधार तल में ऋणात्मक परिवर्तन होने से नदी में युवा अवस्था में आ जाती है और वह ऊर्ध्वाधर कटाव प्रारंभ कर देती है। और इस तरह बार बार आधार तल में ऋणात्मक परिवर्तन करने से क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर और पार्श्विक अपघर्षण के कारण नदी के दोनों ओर सोपानाकार वेदिकाएं बन जाती हैं, जिनको सीढ़ीनुमा क्रम होता है, जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, सोपानाकार। ये एक ही जैसी संरचना है आपकी, एक पीछे अपन ने अभी किया था संरचनात्मक सोपान, और दूसरा किया अपन ने संरचनात्मक सोपान है, ये ऊपर बनते हैं। ये जब ये जो आपका नवोन्मेष की जो ये हैं
शीर्ष हैं इनको जो निक पॉइंट है, एक शब्द आएगा आगे निक पॉइंट। निक पॉइंट का मतलब क्या होता है, जब ये ऐसे ही मुलायम चट्टान यहाँ कट जाती है, कठोर चट्टान रह जाती है, मुलायम कटती है, ये ऐसे सीढ़ी नुमा जब बन जाती है आकृति, तो ये वाले जो पॉइंट होते हैं इनकी, इनको हम क्या बोलते हैं, ये वाला इनका जो एरिया है इसको हम बोलते हैं निक पॉइंट। इनको हम क्या बोलेंगे, निक पॉइंट। ये भी आगे आएगा, पढ़ेंगे अपन निक पॉइंट। तो नदी वेदिकाएं प्रारंभिक बाढ़ मैदान या पुरानी घाटियों के चियंतल होते हैं। देखो नदी विसर्प, अब आ जाता है कि नदी विसर्प ये कहाँ बनेंगे। नदी विसर्प ये प्रौढ़ावस्था में बनेंगे। कैसे बनेंगे एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे ये कोई नदी है, ये बह रही है और इसका बहाव बिल्कुल कम हो गया, नदी का बहाव कम हो गया, वृद्धावस्था में आ गई, धीरे धीरे बह रही है। तो ये आपका पानी है, ऐसे बह रहा है और यहाँ पे क्या करेगा पानी, यहाँ कटाव करता है, फिर यहाँ पे क्या करता है, जो आपके उठे हुए भाग है ना, ये इनको जैसे उत्तल तल बोलते हैं हम, यहाँ पे जमाव करती रहती है। इसकी भी अलग अलग स्थलाकृति बनती है, अभी आगे अपन पढ़ेंगे। तो ये यहाँ पे जमाव करती रहती है और ये आगे यहाँ जब नदी का सीधा यहाँ पड़ता है तो यहाँ कटाव करती है। तो ऐसे कटाव और जमाव करती है तो इसकी आकृति कैसी हो जाती है, स्रप के अनुसार आकृति हो जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नदी विसर्प बोलते हैं। प्रौढ़ावस्था की स्थलाकृति मैदानों में बनती है ये स्थलाकृति। तो इसमें पढ़ लेते हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा तो आगे देखेंगे। देखो इसका निर्माण पार्श्विक अपघर्षण या जलगति क्रिया द्वारा, पार्श्विक का मतलब होता है नदी के जो किनारे होते हैं, बह रही है मैदानों में नदी, तो अपने किनारों का जो अपघर्षण होता है, जल की गति होती है, जल गति की क्रिया यानी मंद हो जाती है, तो धीरे धीरे उस गति के कारण भी क्या होता है। और ये नदी क्या होती है, मध्यवर्ती भाग में बनती है। जब नदी मैदानों में प्रवेश करती है तो पार्श्विक अपर्दन, पार्श्विक अपर्दन का मतलब आते ही नदी का, यानी उसके पार्श्व जो भाग है, जहाँ मैदान के पार्श्व भाग होते हैं ना नदी के किनारे, वहाँ पार्श्व अपर्दन और जलगति क्रिया द्वारा पार्श्विक मोड़ों का निर्माण करती है। उत्तल किनारे पर सक्रिय निक्षेपण और अवतल किनारों पर अधोमुखी कटाव करती है। यह नाम एशिया माइनर की जो माइंडर नदी के नाम पर भी रखा गया है। जो आपकी मियांडर नदी है एशिया की, वो उसकी आकृति ऐसी लगती है, दूर से ऊपर से देखते हैं तो अपन जैसे कोई सांप, कोई बड़ा सांप की तरह ऐसे बनी हुई होती है, तो उसी के नाम पे रखा गया है। नदी विसर्प के भी प्रकार होते हैं अलग अलग। देखो साधारण विसर्प, जैसे नदी का मैंने अभी आपको बताया था डिजाइन करके, जब नदी मैदानों में जल गति क्रिया और पार्श्विक अपर्दन के कारण विसर्पाकार, ये वर्षपाकार नहीं है, विसर्पाकार है, एडिटिंग में गलती हुई है, विसर्पाकार रूप से बहती है। अर्ध कार्तिक अभी आगे इसके अपन ने ले रखा है, वहाँ देखेंगे। ये देखो एक बार देख लेते हैं, जो पहले वाला है ये देखो, ये इसमें चित्र में पहले वाला है, ये जो विसर्पाकार है ये वाला है। उसके बाद में दूसरी ये साधारण बोला जाता है। अर्ध कार्तिक विसर्प क्या होता है, देखो नदी के नवोन्मेष के परिचायक हैं। इनका निर्माण नदी के आधार तल से ऋणात्मक परिवर्तन क्षैतिज कटाव में आता है। ये बच्चे यहाँ कई बार कन्फ्यूज होते हैं, बार बार ये एक शब्द आ रहा है नवोन्मेष, इसका मतलब होता है जब आधार तल छू लेती है नदी और फिर क्या करती है, धीरे धीरे अपने ऋणात्मक परिवर्तन करती है, यानी धरातल का कटाव करके क्या करती है, नीचे की तरफ निम्नवर्ती कटाव करती है, पार्श्ववर्ती कटाव करती है, जिससे नदी वापिस से क्या आ जाती है, आपकी युवावस्था में आ जाती है। तो जिस कारण विसर्प के अंदर एक और विसर्प का निर्माण हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, गंभीरभूत, यानी जो विसर्प का अपन ने अभी बनाया था, ये आपकी नदी है कोई ऐसी विसर्पाकार। इसी के अंदर दूसरी नदी आ जाती है, दूसरा विसर्पाकार नदी बन जाती है, उसको हम क्या बोलेंगे, अर्धकार्तिक विसर्प बोलेंगे, जिनको गंभीरभूत विसर्प भी बोलते हैं। बेमेल विसर्प का मतलब होता है कि उसका कोई मेल नहीं होता, सेम ऐसी थोड़ी सी अलग आकृति बन जाती है। देखो जब नदी के ऊपरी भाग में जल की कमी या जलवायु परिवर्तन और नदी के अपहरण होने से नदी विसर्प के अंदर पतली धारा में बहने लगती है, जिससे वह नए विसर्प का निर्माण करती है। तो पहले वाले विसर्प में मेल नहीं खा पाती, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेमेल विसर्प। गोखुर झील क्या होती है, यह स्थलाकृति प्रौढ़ावस्था में बनती है। जब नदी विसर्पाकार मार्ग में बहती है तो विसर्प के दोनों अवतल क्या हो जाते हैं, किनारे मिलने से
मंदी सीधे मार्ग में नदी होती है वो सीधे मार्ग में बहने लग जाती है और जो छूटा हुआ भाग होता है वो पानी उसमें पानी जो पीछे भाग रह जाता है उसमें पानी भर जाता है, जिससे झील का निर्माण होता है। एक बारी इसको देख लेते हैं। देखो ये नदी है, ये नदी है और ये नदी पहले ऐसे बहा करते थे। ये नदी ऐसे बह के क्या होती है, ये जो किनारे हैं इसके यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जमाव होता रहेगा और ये इस प्रकार क्या करती बन जाएगी, ये अलग हो जाती है, यानी नदी से बिल्कुल अलग हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते, उसमें पानी भर जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, गोखुर झील बोलते हैं। पेनिप्लेन या संप्राय मैदान, यह डेविस में अपन ने देखा था। डेविस ने इनका नाम क्या दिया था, मोनेड नोक, यानी भी ये स्थल के बाद की आकृति बताई थी ना उन्होंने, मैदानों में छोटी छोटी जो स्थलाकृति बच जाती है उनको डेविस ने क्या बोला था, मोनेड नोक बोला था। तो ये भी वर्धावस्था का परिणाम है, यानी वर्धावस्था की है, नदी के उद्गम क्षेत्र से बनती है। जब नदी उद्गम क्षेत्र में आधार तल को प्राप्त हो जाती है तब निम्न उच्चावचीय धरातल का निर्माण होता है, जिसे डेविस ने पेनिप्लेन का नाम दिया था और कुछ अवशिष्ट पहाड़ियाँ मौजूद थी जिसने डेविस ने क्या कहा था, मोनेड नोक कहा था। अब आ जाती है निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ, यानी निक्षेप के कारण। अब इसमें भी आपने थोड़ा इमेजिन करना है, ज़रूर ये स्थलाकृतियाँ आपने देखे भी होंगी या फिर कभी घूमने जाओगे तो ज़रूर इन चीज़ों को देखना। ज्योग्राफी के जो बच्चे होते हैं उनका यही तो रहता है, बहुत ही सारी चीज़ें डिफ़ाइन कर देते हैं, बाहर घूमने जाते हैं तब। जो और बच्चे होते हैं जिनके पास ज्योग्राफी नहीं होती तो उनको ज़रूर आप लोग बताना भी। जैसे आप पहाड़ी एरिया में जाओगे, जलोढ़ शंकु क्या होता है, आपने इमेजिन करना कोई आपकी नदी है वो तेज़ बहाव से आती है तो ऊपर से कंकड़ पत्थर लेके आती है और जब नीचे आप ये बहाव कम हो जाता कहाँ पे, जहाँ आपका पहाड़ी एरिया ख़त्म हो जाता है, यानी गिरिपद कहाँ, जब जहाँ से पर्वतों की जड़ें फैली हुई हैं उनको हम मैदान भाग का और जो आपका पहाड़ी भाग का है इसका मिलन बिंदु भी बोलते हैं, मिलन स्थल भी बोलते हैं और इनको गिरिपदीय भी बोलते हैं, यानी पर्वतों के पद चिन्ह। पर्वतों के पद कहाँ होते हैं, जहाँ से वो खड़े होते हैं वहाँ वो मोटे मोटे जो कंकड़ पत्थरों का निक्षेप हो जाता है तो उनको हम क्या बोलते हैं, जलोढ़ शंकु। देखो पर्वतों की तलहटी पर निक्षेप के कारण होता है शंकुनुमा कंकड़ पत्थरों का जमाव। जब नदियां पहाड़ों से मैदानों में प्रवेश करती हैं तो वह कर्षण क्रिया को छोड़ देती हैं और अपने साथ लाए मोटे अवसादों को। ये दो चीज़ें ध्यान रखना, जो जलोढ़ शंकु होते हैं इसमें मोटे मोटे कंकड़ पत्थर मोटे होते हैं। दूसरा होता है आपका जलोढ़ पंख। जलोढ़ पंख में आपके बजरीनुमा छोटा होता है, ये भी सेम वैसे ही होता है। जब जलोढ़ पंख के बाद में और जो बजरी होती है वो आपको दूर से ऐसे दिखाई देगी, जब आप कहीं जैसे बस से जा रहे हो, पहाड़ी एरिया में हो तो उसका ढाल होता है या फिर घाटी होती है, जहाँ मैदान स्टार्ट होते हैं पर्वत ख़त्म होते हैं वहाँ पे बजरीनुमा फैलाव होता है बहुत ज़्यादा। इस टाइप से एक बार आप थोड़ा सा समझाने के लिए बताएं। जैसे ये पहाड़ी एरिया है, ये पर्वत पद हैं यानी पहाड़ों के पद हैं, यहाँ मैदान है, आगे भाग में मैदान है। तो यहाँ से जैसे नदियाँ बह के क्या करती हैं, यहाँ मोटे मोटे कंकड़ पत्थरों का जमाव कर देती हैं, उनको तो क्या बोलते हैं हम, जलोढ़ शंकु। और जब ये पतले होते हैं तो ये किस प्रकार के आकृति के बन जाते हैं, ऐसे पंख नुमा, यानी ये जलोढ़ शंकु के बाद में निर्मित होते हैं। नीचे जो बजरी गाद वगैरह मिट्टी होती है उसके छोटे छोटे ये दूर से ऐसे लगते हैं, दूर से पंख जैसे, यानी अपन ऐसे जैसे बजरी का कोई भी अपन ट्रक रिताते हैं या फिर ट्रैक्टर रिताते हैं तो वो ऊपर से इतना गोलाई में पंख नुमा बन जाती है ना, तो ऐसे जब ऊपर से आती है आपकी नदी तो वो क्या करती है, कंकड़ पत्थर ऊपर जो जलोढ़ पंख जो आपके जलोढ़ शंकु हैं वो मोटे मोटे कंकड़ पत्थरों का समूह होता है, निक्षेप होता है, उसके बाद में आपके जलोढ़ पंख बनते हैं। तो वो इसी प्रकार जैसे रिताए हुए हों ऐसे पंख के अनुसार हो जाते हैं, दूर से ऐसे दिखाई देखें जैसे कोई पंख नुमा कोई आकृति है, जैसे ऊपर से ये नदी बह रही है, नदी से यहाँ पे पंख के समान वो निक्षेप हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जलोढ़ पंख बोलते हैं। इसका निर्माण देखो निक्षेप से होता है, कहाँ होता है, पर्वतीय पद यानी जहाँ पे जिनको फुटचिन्ह भी बोलते हैं पर्वतों का। जब जलोढ़ शंकु में मैदान की ओर बारीक मिट्टी के अवसाद पंख की तरह फैल जाते हैं, जिनसे इनकी आकृति अर्धवृत्ताकार हो जाती है, जिन्हें जलोढ़ पंख कहते हैं। गिरिपदीय जलोढ़ मैदान क्या होते हैं, निर्माण इनका प्रौढ़ावस्था में होता है, निक्षेप के कारण होता है। कई बार क्वेश्चन आ जाए कि किन कारण होता है, कौन सी अवस्था में होता है या किस कारण होता है, तो गिरिपदीय जो जलोढ़ मैदान होते हैं वो किसके कारण होता है, निक्षेप के कारण। स्थान पर्वत और मैदान का जो मिलन क्षेत्र है वहाँ पे गिरिपदीय जल
होते हैं। देखो जैसे निर्माण जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु के आपस में मिलने से गंगा मैदान के उत्तरी भाग में इसे भाबर के नाम से भी जाना जाता है, यानी मैदानों में बिल्कुल गाद बिछ जाती है। जैसे अपनी गंगा मैदानों में प्रवेश करती है तब बिछा देती है, उनको हम क्या बोलते हैं, गृहपदीय जलोढ़ मैदान। ये किसके काम आता है, मानव का अधिवास होता है। कृषि कार्य क्योंकि वो उपजाऊ मिट्टी होती है, बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त उपजाऊ मिट्टी होती है, वहाँ कृषि की जाती है। जैसे आपके गंगा के मैदान में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वास क्यों करती है, क्योंकि वो उपजाऊ मिट्टी है, बहुत ही बढ़िया। हर साल वहाँ क्या लेके आते, जो गंगा आपकी बाढ़ के मैदान, अभी आगे भी देखेंगे बाढ़ का मैदान क्या होता है, प्राकृतिक तटबंध क्या होता है। तो वो जो गाद होती है, मिट्टी होती है, वो लेके आती है अपने साथ, वो बहुत ही उपजाऊ होती है, वो किसके काम आती है, कृषि कार्यों में काम आती है। प्राकृतिक तटबंध क्या होता है, देखो इसमें जब ये विशापाकार बन जाती है स्थलाकृति, तो इसमें जो अवतल भाग है ना, अभी मैंने पहले भी समझाया था उत्तल क्या होता है और अवतल क्या होता है, इसमें एक बार फिर देख लेते हैं। देखो इस भाग को, ऊपर उठे हुए भाग को हम क्या बोलते हैं, उत्तल, और ये वाले भाग को, नीचे वाला जो भाग होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे अवतल। कोई भी मैंने पहाड़ी एरिया बताया था ना, ये एक बार फिर बता देती हूँ, ये नीचे वाले भाग को हम अवतल बोलते हैं और ऊपर वाले ऐसे भाग को, उठे हुए भाग को उत्तल बोलते हैं। तो ये यहाँ पे जब मंद गति हो जाती है, बिल्कुल ही धीरे वेग रहता है पृथ्वी का, तो ये क्या कर लेती है, यहाँ पे जमाव करती रहती है, ये जमाव करती रहती है। एक बार ये क्या हो जाता है, धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आता है, ये एक प्राकृतिक तटबंध यानी एक बांध के समान दिखाई देता है। इससे आवागमन का काम हो जाता है, नीचे बहती रहती है, ऊपर आवागमन का काम होता है, साइडों में नदियाँ बहती हैं और यहाँ पे निक्षेप करती रहती है। एक बार पढ़ लेते हैं, देखो प्रौढ़ावस्था की नदी है, नदी के उत्तल किनारों पर यह निक्षेप से निर्मित लंबे बांध हैं और कभी नदी के दोनों ओर के बांध आपस में मिल जाते हैं, जिसमें नदी का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है एवं ऊपरी भाग में पानी भर जाता है और अचानक टूटने पर निचले भागों में बाढ़ आ जाती है। ऐसा सामान्यतः जैसे कोसी नदी है, इसको क्या बोला जाता है, बिहार का शोक बोला जाता है। ये विसर्गरोधिकाओं का भी बड़ा रूप होता है। इसके आगे बाढ़ के मैदान आप लोगों ने देखे ही हैं, पता ही है कि बाढ़ का मैदान जैसे गंगा नदी होती है, गंगा नदी का बहाव तेज़ गति से होता है, जो ऊपर उठे हुए भाग होते हैं वहाँ बाढ़ नहीं पहुँच सकती, जो थोड़ा से नीचे वाले भाग होते हैं उनमें पानी भर जाता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, बाढ़ के मैदान। जब नदियाँ आधार तल को प्राप्त कर लेती हैं और नदी निक्षेप के मुख्य स्थल रूप हैं जिसमें पार्श्वी का प्रदान होता है, इसमें नदियाँ अपने साथ लाए गए अवसाद गाद और चिक्का मिट्टी को जमा कर लेती है। बाद में सबसे जो लास्ट की स्थलाकृति बनती है वो क्या बनती है, डेल्टा बनती है। तो डेल्टा इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार मैंने इंपॉर्टेंट डाल रखे हैं, ऐसे तो नाम का नहीं है, फिर भी कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई डेल्टा शब्द किसने दिया था, तो ये हेरोडोटस ने दिया था। इसका निर्माण नदी के मुहाने पर, यानी नदी जहाँ जाती है वहाँ नदी के मुहाने पर, यानी लास्ट स्टेज में बनता है। ये वर्धावस्था की परिचायक यानी वर्धावस्था में बनता है। जब नदियाँ अवसाद का जमाव सागर तटवर्ती क्षेत्रों की ओर करती हैं तो कई शाखाओं में बटकर सागर की ओर निक्षेप करती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। तो डेल्टा के भी अलग अलग प्रकार हैं, आगे देखेंगे। इनकी पहले दशाएं क्या होनी चाहिए, अत्यधिक नदी भार होना चाहिए, नदी का वेग मंद होना चाहिए, ढाल भी मंद होना चाहिए, सागर या झील का होना भी ज़रूरी है, तभी बनेगा ये। सागरीय लहरें थोड़ी सी कमज़ोर हों और सागर में परिवर्तन का न होना। इसके बाद में देखो इसके प्रकार, एक तो आंतरिक डेल्टा, एक बाह्य डेल्टा। नाम से स्पष्ट आंतरिक का मतलब है डेल्टा का निर्माण किसी स्थलावर्त, झील, सागर या दलदल में करती हैं और उसे आंतरिक डेल्टा बोलते हैं। इनके ये कुछ आपके एग्जाम्पल हैं, ये देख लेना आप, जैसे चाड़ झील है, आमू दरिया, सर दरिया, ये बहुत सारे मैंने इसलिए एग्जाम्पल डाले। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आंतरिक डेल्टा के एग्जाम्पल में कैस्पियन सागर डालते हैं, कैस्पियन सागर का डेल्टा कैसा है, या फिर ये आंतरिक डेल्टा है या कौन सा है। बाह्य डेल्टा का मतलब होता है जब नदी डेल्टा का निर्माण खुले सागर में करती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, बाह्य डेल्टा बोलते हैं। इसके भी कुछ एग्जाम्पल हैं, मरे डार्लिंग है, नील नदी है, मैगडेलेना नदी है, अमेजन नदी है। ये तो जो दूसरा होता है आकृति के अनुसार, यानी आकृति अलग अलग आकृति बनाए रखता है, आपके डेल्टाओं अलग अलग आकृति होती है।
तो उसमें बहुत सारी आकृतियाँ, जैसे चापाकार डेल्टा कई बार हो जाए कि आपसे पूछ लिया जाता है नील नदी का डेल्टा किस प्रकार का है, तो नील नदी का डेल्टा धनुषाकार या चापाकार है। ऐसे सिंधु नदी, गंगा नदी, कृष्णा नदी, ये सारे एग्जाम्पल हैं इसके। बहुत बारी जीके में ये पूछे जाते हैं, नेट में भी, पीएचडी में, सारी चीज़ों में ये पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैंने ये इम्पोर्टेंट आपको अच्छे से समझाने के लिए, ताकि आपकी सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, मैंने सारी चीज़ें इसमें डाल रखी हैं। इसके बाद में है पक्षी पंजा यानी बेड फुट डेल्टा, यानी जैसे पक्षी का जो पंजा होता है उस टाइप का जो डेल्टा होता है, इसका उदाहरण है आपका मिसिसिपी। इसके बाद में पेड़ की पत्ती होती है ना, पेड़ की पत्ती देखिए आप लोगों ने, उस प्रकार का डेल्टा, जैसे यूराल नदी है, कैस्पियन सागर है, इस प्रकार के डेल्टा हैं। पाली युक्त डेल्टा, जब मुख्य नदी में जमाव बंद हो जाता है और अगल बगल में वितरिकाएँ जमा हो जाती हैं तो उसको हम पाली युक्त बोलते हैं। दूसरा दंताग्र यानी दांत के जैसे आपको दिखाई देगा, दूर से देखोगे तो जैसे दांत निकले हुए हैं ऐसे दंता टाइप में, तो उस प्रकार का, जैसे टाइबर नदी इटली में है उसका उदाहरण है। जवार नदमुख, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एस्चुरी डेल्टा, जब नदी अपने मुख्य या एस्चुरी में अवसाद जमा करके डेल्टा का निर्माण करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, जवार नदमुख डेल्टा कहते हैं। इसके उदाहरण नर्मदा है, ताप्ती, मैकेंजी, ये इसके उदाहरण है। दूसरा है प्रगति के आधार पे यानी प्रगतिशील डेल्टा, किस प्रकार का डेल्टा, जब डेल्टा का विस्तार सागर की ओर लगातार होता रहता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रगतिशील डेल्टा। जैसे गंगा का है अवरोधी डेल्टा, डेल्टा अवरोध हो जाए, विस्तार रुक जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, अवरोधी डेल्टा। परित्यक्त जो डेल्टा होता है, जब नदी पहले वाले डेल्टा को छोड़ के कोई दूसरा डेल्टा बना लेती है उसको हम यानी परित्याग कर दिया पहले वाले डेल्टा को। अब आता है नवोन्मेष या पुनर्यौवन से निर्मित जो स्थलाकृतियाँ हैं, जब नदी क्या कर देती है, देखो वृद्धावस्था में आने के बाद जब पुनर्यौवन में आती है, जब अपन ने पहले पढ़ा था कि जो आपका धरातल है उसको ऋणात्मक परिवर्तन करती है यानी उसका कटाव करती है, तो वो नए रूप में आ जाती है, युवा अवस्था में दोबारा से आ जाती है। तो थॉर्नबरी के अनुसार ये दो प्रकार के, देखो एक तो धरातल पर एक ही परिक्रम कार्य कर रहा हो लेकिन उसका निर्माण उत्तरोत्तर चक्र के दौरान हुआ हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे, बहुचक्रीय स्थलाकृति। नंबर 2 है जब किसी धरातल पर एक ही चक्र के दौरान एक से अधिक परिक्रम कार्य कर रहे हो तब मिश्रित भूदर्शों का निर्माण होता है। नवोन्मेष से निर्मित भूदर्शों में जटिलताएँ ज़्यादा होती हैं जिनका निर्माण उत्तरोत्तर चक्रों के दौरान होता है। तो नदी के आधार तल में ऋणात्मक परिवर्तन होने के कारण यह युवा अवस्था में आ जाती है और वह पुनः अपनी घाटी को निम्नवर्ती कटाव कर देती है। निम्नवर्ती यानी गहरा कटाव करने लग जाती है, नीचे की तरफ कटाव करने लगती है। ये आपका चित्र देखो, धनात्मक परिवर्तन का मतलब होता है जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है, ऋणात्मक का यानी नीचे की तरफ कटाव होता है। एक बार देख लेते, देखो नदी के कटाव की दर कम हो जाती है, सागर तल में वृद्धि होती है। सागर तल का ऊपरी उठना, जैसे हिम के पिघलने से जल स्तर में वृद्धि। ऋणात्मक क्या होता है, नदी के कटाव में वृद्धि होती है, निम्नवर्ती कटाव करता है, जैसे अपन ने पीछे पढ़ा था 2-3 बार ये देख लिया। सागर तल का परिवर्तन क्या होता है, सुस्थैतिक परिवर्तन, हिम का जमाव या पिघलना। ये एपिरोजेनेटिक परिवर्तन क्या होता है, निमज्जन क्या है, उन्मज्जन क्या है, वलन, भ्रंश, ये सारी की सारी आपके डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी, ये सारी मैंने वीडियो बना रखी हैं। निमज्जन का मतलब होता है नीचे धंसना, उन्मज्जन का मतलब होता है ऊपर यानी सागर तल का भाग होता है। ये दोनों के दोनों सागर तलों में जहाँ पे आपके तट होते हैं ना, तटों के ऊपर कोई भाग ऊपर उठ जाता है तो उसको उन्मज्जन बोलते हैं, कोई भाग नीचे धंस जाए और पानी आ जाए तो उसको निमज्जन बोलते हैं। ऐसे ही भ्रंश का भी और इसका आपका वलन का भी मैंने बता रखा है। तो स्थैतिक परिवर्तन क्या होता है, वर्षा की मात्रा में वृद्धि या कमी को स्थैतिक परिवर्तन बोलते हैं। इसके कारण जो बनने वाले नवोन्मेष के कारण जो बनने वाली स्थलाकृतियाँ हैं उसमें बहुत सारी विसंगतियाँ पाई जाती हैं। उदाहरण इसका देखो, छोटा नागपुर पठार है, राज्य का पठार है, तो स्थलाकृतियों के उदाहरण में देखो 2 तली वाली घाटी के अंदर घाटी बन जाती है, 2 तली वाली घाटी बन जाती है, 2 चक्रीय घाटी, बहुचक्रीय घाटी बोलते हैं जिसको, वो होती है। धरातलीय विसंगतियाँ वाले क्षेत्र जैसे पाट भूमि, पाट लैंड टोपोग्राफी बोलते हैं, जैसे छोटा नागपुर पठार इसका उदाहरण है। उत्थित संप्राय मैदान, इसका निर्माण नदी बेसिन के सागर तल से उन्मज्जन के कारण होता है यानी उत्थान के कारण होता है, जैसे उड़ीसा का तट है उन्मज्जन तट है, रांची का पठार है। अर्धकार्तिक स्रप, ये अपन ने पीछे भी पढ़ा था। गंभीरभूत स्रप क्या होती है, नदी के अंदर जब छोटा ऋणात्मक परिवर्तन के कारण नदी निम्नवर्ती कटाव द्वारा पुनः गहरा करती है और विसर्पा का रूप धारण कर लेती है। नदी वेदिकाएं युगल वेदिका, अयुगल वेदिका 2 होती हैं। जब नदी के आधार तल में बारी बारी ऋणात्मक परिवर्तन होता है तो नदी निम्नवर्ती कटाव और पार्श्विक अपरदन द्वारा अपनी घाटी को पुनः गहरा करती है, जिससे दोनों ओर सीढ़ीनुमा क्रम में ढालों का निर्माण हो जाता है। नदी वेदिकाएं पुराने
आधार तल के चेन है। और निक पॉइंट अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि निक पॉइंट क्या होते हैं, नवोन्मेष के शीर्ष भी बोलते हैं उनको। जो दोनों ढालों के सारे कोने निकले होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, निक पॉइंट। तो ये था आपका, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें से 2-3 क्वेश्चन तो अटैम्प्ट होते ही होते हैं बहुत अच्छे से। इसमें से आप समझो, इसको कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट में भी डाल सकते हो। और जो आपके अपने BA फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनके लिए तो वैसे ही इम्पोर्टेंट है ये, कई बार आते रहते हैं एग्ज़ाम में। तो धन्यवाद।